तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 16 टॉपिक्स को कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेसिक टिप्स फॉर वर्किंग विद डेटा, कुछ बुनियादी चीज़ें हम सीखेंगे। भाई डेटा के साथ अगर हमने वर्किंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिप्स, किन किन आप कह लेंगे ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपने काम को हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, ये बातें देखनी है। अच्छा देखें, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक टिप्स सीखेंगे कि डेटा के साथ किस तरह से काम करना है ताकि हम डेटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें। एक बात तो ये, अच्छा जो जो टिप्स यूज़ होंगी ना, वही टिप्स बड़ी डिटेल में नीचे इन्होंने दी हुई हैं। जैसे फ्रीजिंग पेन्स व्यू ऑप्शन हो गया, सॉर्टिंग डेटा हो गया, फिल्टरिंग डेटा हो गया, ग्रुप एंड सब टोटल हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले क्या बताता हूं, हम एक काम करते हैं, हमने फाइल डाउनलोड की होगी आई थिंक, उस फाइल को निकाल के। अच्छा आपको याद होगा हमने रैंक वाला फार्मूला पढ़ा था, याद है किसी को? रैंक वाला फार्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा? रैंक वाला फार्मूला पढ़ा था यार। हाँ सॉरी, लार्ज वाला, रैंक वाला नहीं पढ़ा हमने, रैंक नहीं पढ़ा। चलें रैंक में पढ़ाता हूं। अच्छा भाई देखें, लार्ज हमें बताता है कि भाई कौन से नंबर पे आपको क्या चाहिए, मतलब कि आपके एक डेटा सेट में पहले नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, दूसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही, तीसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। समझ आ रही है? ये बात तो चलो समझ में आ गई। लेकिन अगर आपके पास 20 बच्चों की लिस्ट हो, 30 बच्चों की लिस्ट हो, आपने रैंकिंग करनी है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो मसला बनेगा ना। बात समझ आ रही है? वो तो ये बताएगा पहले नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे क्या। अगर 10-20 बच्चे तो 20 दफा फार्मूला लगाओगे आप नंबर को चेंज करके, मसला है ना। तो अगर आपने किसी भी चीज का रैंक निकालना है तो उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं, वो क्या है, रैंक। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इक्वल RAN के रैंक, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपसे कह रहा है कि भाई आप ये देख लें कि नंबर को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अच्छा ये आपने क्या कर दिया, नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, हाँ ठीक है भाई। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि भाई आपने कौन से नंबर का रैंक निकालना है। ठीक है, देखें फार्मूला आपकी हेल्प कर रहा है। रैंक मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या पूछ रहा है, भाई किस नंबर का रैंक निकालना है आपने। आपने इस नंबर का निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, किसका आपने रैंक निकालना है। ठीक है, आपने पहले सिलेक्ट किया भाई मुझे इस नंबर का रैंक बताओ क्या होगा, सही है। फिर मैंने क्या लगाया, मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैंने क्या देना है, ऑर्डर देना है। ऑर्डर का मतलब मैंने लिस्ट देनी है कि किस लिस्ट में से मुझे बताएगा इस नंबर का रैंक क्या है। समझ आ रही है? वो रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके मैं इंटर करूंगा तो मुझे बताएगा इसका रैंक क्या आ रहा है, फर्स्ट रैंक आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट। अच्छा मैं क्या करता हूं, इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। मैं कहता हूं इस सारों का रैंक मुझे बता देगा। क्या बताएगा रैंक मुझे? क्या रैंक बताया इसने? गलत बताया। क्यों गलत बताया? देखो यहां पे एरर आपके पास आ रहा है ना, ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का बॉक्स बन के आ गया। आपको पता करना है क्या एरर है, यहां पे क्लिक करो। देखो यहां पर हम जाते हैं और यहां पे जस्ट मैंने होवर किया। द फॉर्मूला इज इन द सेल रेफर टू रेंज दैट है एडिशनली नंबर एडजेसेंट टू इट। क्या कह रहा है कि भाई ये जो फार्मूला है इसमें रेंज में कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। समझ आ रही? देखो हो क्या रहा है। अब देखो पहले वाले की बात तो ठीक है कि भाई यहां से यहां की रेंज लेनी है, लेकिन जब मैं यहां पे गया तो ये क्या कर रहा है, नीचे वाली रेंज ले रहा है। एक सेल नीचे हो गया, इसने रेंज को भी एक सेल नीचे लेके चला गया। ठीक है, फिर यहां पर देखें 2 सेल नीचे लेके चला गया, 3 सेल नीचे आया उसने 3 सेल नीचे कर लिया, 5 सेल नीचे आया 5 सेल नीचे कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हमने क्या करना है, हमारी रेंज को फिक्स रखना है कि भाई सेल नीचे तो आए
नीचे वाले सेल का रैंक मुझे बताए, लेकिन मेरी रेंज क्या रहे, फिक्स रहे। तो रेंज को फिक्स करने का हमने एक तरीका सीखा था लास्ट क्लास में, कौन बताएगा? इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी कॉलम या रो को अगर आप चाहते हो वो फिक्स रहे, तो उस सिनेरियो को, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा? बताओ। बताओ ना भाई। हेलो, हैंड रेस करके चुप हो गए हो यार। हाँ भाई मुर्तजा, क्या कहते हैं? नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ भाई हमाद, क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं? बैठो, क्या कहते हैं भाई? एब्सोल्यूट रेफरेंस, वेरी गुड। और हमारे पास ये जो नॉर्मल रेफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। और एक होता है एब्सोल्यूट या फिक्स रेफरेंस, कि भाई हम किसी भी फिक्स वैल्यू की क्या दे देते हैं? रेफरेंस दे देते हैं। अब देखो मैंने करना क्या है, अगर मैं रेंज को फिक्स कर दूं तो मेरा मसला क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब कैसे हल करें भाई? मैंने बताया था कैसे हल करेंगे, मसले को कैसे हल करेंगे। अगर आपने किसी भी सेल की पोजीशन को फिक्स्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कहां पे लगाएंगे डॉलर का साइन? देखो याद रखना कि भाई जब भी आपने किसी भी सेल को, देखो नॉर्मली तीन तरीके बेटा होते हैं, या तो आप किसी कॉलम को फिक्स कर दो, या तो किसी रो को फिक्स कर दो, या तो कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर दो। देखो कॉलम को फिक्स करना होगा तो क्या करोगे? आप कॉलम के नाम के आगे डॉलर का साइन लगाओगे। रो को फिक्स करना है तो रो के नाम के आगे डॉलर का साइन लगा दोगे। अगर दोनों को फिक्स करना है तो रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर का साइन लगाओगे। अब देखो ये जो सी तीसरी कंडीशन है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कि आप रो और कॉलम दोनों को फिक्स करते हो, आप किसी एक को फिक्स नहीं करते। समझ आ रही है? तो तीसरी कंडीशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैं यहां पे जाता हूं, मैं सी के यानी कि कॉलम के नाम के आगे भी डॉलर का साइन लगाता हूं, मैं रो के नाम के आगे भी डॉलर का साइन लगाता हूं। इसी तरह से दूसरे पे जाता हूं, यहां पर भी डॉलर का साइन लगाता हूं, कॉलम के नाम के आगे और रो के नाम के आगे मैं डॉलर का साइन लगा के मैं क्या करता हूं? इंटर कर देता हूं। अब देखें इसको मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो अब मेरी ये क्या करेगा? रेंज को फिक्स रखेगा। और मुझे अब ये क्या दे रहा है? एक्यूरेट। देखो मेरी रेंज यहां पर भी फिक्स है, यहां पर भी रेंज मेरी क्या है? लास्ट वाले में भी फिक्स है। समझ आ रही बात? पहले वाला जो सेल था वो चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी रेंज क्या है? फिक्स है। और हर नंबर का देखो मुझे क्या बता रहा है? रैंक बता रहा है कि भाई इसका रैंक ये है, इसका ये है, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। सही है? समझ आ रही है? तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने 1 2 3 लिखा, यहां पर आपने नया एक कॉलम, नई रो आपने ऐड कर दी, यहां पे आप गए और इंसर्ट में जाने के बाद आपने रो इंसर्ट कर दी। ठीक है? अच्छा, इसमें रो और कॉलम ना ऊपर की तरफ ऐड होते हैं, ये आपने ऐड कर दिया। अब यहां से आप तीसरे को उठाते हो, कंट्रोल एक्स आपने किया और यहां पर लाकर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है? और यहां से आपने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा जी, क्या तीसरे वाला मैंने नहीं उठाया था क्या? कौन सा उठाया था भाई? तीसरे वाला उठाया था? कौन सा उठाया था? चौथे वाला उठाया था। चलें दोबारा जाते हैं हम यहां पर, तीसरे वाला उठाते हैं और यहां पर लाके पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ठीक है भाई? लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पोजीशन आपने यहां पर क्या करवा दी? मेंटेन करवा दी। सही है? समझ आ गई? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप रैंक मालूम कर सकते हो। ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये हो गया हमारे पास फ्रीजिंग एंड व्यू ऑप्शन। अब ये बड़ा भाई काम का ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम देखते हैं।
अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शीट है, लेट्स से ये शीट है मेरे पास। अच्छा भाई देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये स्टूडेंट के पेपर्स मेंशन है यहां पर, ठीक है जी। अच्छा भाई समझ आ रही है यहां तक? ये मेरे पास क्या है, कुछ डेटा मौजूद है और यहां पर पहले कॉलम में स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और बाकी कॉलम्स में स्टूडेंट के ग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या करना है, यहां पर मिसाल के तौर पर मार्क्स ऐड कर रहा हूं। अब मुझे यहां पे देखना है कि भाई ये कौन सा स्टूडेंट है, यहां पर उसके फिर मैं मार्क्स लिखूं। एक मैनुअल पेपर पे आपने मार्क्स लिखे हुए, लेकिन आपने इसको डिजिटल शीट में लिखना है, आपने एक्सेल में कॉपी करके आपने रिजल्ट बनाना है। तो अब आपको नाम देखने के लिए दोबारा से स्क्रॉल बार पे जाना पड़ेगा और यहां से नाम देखना पड़ेगा और फिर यहां से सिलेक्ट करके आपको वहां पे जाके उसके नंबर टाइप करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम क्या हो रहा है आपका, जाया हो रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो जाए कि ये वाला जो सा कॉलम ए है ना, ये फिक्स हो जाए, मतलब कि ये मूव ना करे। अगर मैं स्क्रॉल बार को यहां पे लेके जाऊं, ये तब भी यहां पर ही फिक्स रहे, ये मूव ना करे अपनी जगह से, फ्रीज हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पेन। अच्छा करते किसने, दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखिए यहां पे पेपर के नाम आ रहे हैं कि भाई इस्लामियात का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उर्दू का पेपर है, समझ आ रही है, ऊपर नाम आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा देखें, अब ये मेरे पास क्या है कि स्टूडेंट्स के नाम बहुत ज्यादा हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि भाई ये कौन सा पेपर है, उसके मार्क्स में लिखूं, समझ आ रही है। अब मुझे पेपर का नाम नहीं नजर आ रहा, अब फिर मुझे इस तरह से स्क्रॉल ऊपर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात के नंबर में यहां पर आकर लिखूंगा। तो अगेन मेरा यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा। इस मसले के हल के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉलम को और रो को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। जिस भी कॉलम या रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। क्या तरीके कार्य करने का, देखें आप व्यू वाले टैब में आएंगे और यहां पर आप विंडो वाले ऑप्शन में आएंगे, यहां पे फ्रीजिंग पेन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, फ्रीज टॉप रो। आप शुरू की रो को आप क्या कर दें, फ्रीज कर दें। यहां पर आप गए और यहां आपने अपने फ्रीज कर दिया। अब देखिए शुरू की रो क्या हो चुकी है, आपकी फ्रीज हो चुकी है। अब मैं नीचे भी मूव कर रहा हूं तो ये इजीली क्या हो रहा है, मेरे पास ये फ्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा कॉलम मैंने करना है फ्रीज, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कि भाई पहले कॉलम को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब देखो यहां से मैं मूव कर रहा हूं तो ये मेरा कॉलम क्या रह गया, फ्रीज हो गया, फिक्स हो गया, ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। अब मैं इजीली स्टूडेंट्स के मार्क्स देख के उनके पेपर्स के सामने में इजीली क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। समझ आ रही है? भाई इसमें कोई मसला है तो पूछें। क्या चीज, टॉपर वाला दोबारा बताऊं? भाई देखो विंडो में आओगे, फ्रीज में आओगे, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं पहले। और यहां पर देखो लिखा हुआ है, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है फ्रीज टॉप रो, आप शुरू की रो को क्या कर दो, फ्रीज कर दो। आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी स्टार्टिंग की जो रो होगी वो फ्रीज हो जाएगी, जो रो नंबर 1 में आपका डेटा होगा वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पहला कॉलम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवाने पर आपका मूव नहीं होगा।
अब ये मूव हो रहा है तो देखें यहाँ पर मैंने इसको लगाया नहीं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम करता हूं, अब देखें ये मूव नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है? 2 मिनट देखते हैं इसको। अच्छा देखें भाई, अगर आपने शुरू की रो को या जितनी भी मर्जी रोज को आपने फ्रीज करना है तो उसका तरीकेकार क्या है कि आप स्प्लिट के ऑप्शन को यूज कर लें। ठीक है, जितनी रोज को आप क्या करना चाहते हैं, आप फिक्स रखना चाहते हैं, आप उसकी नेक्स्ट रो में आप आएंगे। जैसे मैं शुरू की 2 रोज को फिक्स रखना चाहता हूं तो मैं तीसरी रो में आऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास 2 रोज क्या हो चुकी है, मेरी फिक्स हो चुकी है। समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह से मैंने क्या करना है, कॉलम को यहां से करना है तो यहां पर दोबारा स्प्लिट पर आना है, तो यहां से मेरे पास ये कॉलम अब देखें मेरे क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। सॉरी, मैंने 2 कॉलम करने हैं तो यहां से स्प्लिट से आप दोबारा जाएं और यहां से तीसरे कॉलम में जाके आप स्प्लिट कर दें। अब देखें तीसरा 2 कॉलम आपके फिक्स हो जाएंगे और बाकी चीजें आपकी एज इट इज चल रही होंगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? तो आप स्प्लिट का ऑप्शन रख सकते हो। अच्छा, अब यहां पे देखना कि भाई हमारे जो फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम वाला जो ऑप्शन है हमारे पास एक्सेल में, उसमें आप शुरू की रो और शुरू का कॉलम क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ठीक है, शुरू की रो और आपका शुरू का कॉलम फिक्स होगा। अगर इसको हम देख लें, हाइड कर लें और यहां से हम फ्री स्टॉप रो कर लें। अच्छा, एक और इसमें भाई देख लें बेटा, एक और इसमें आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप शुरू के कॉलम्स में आपका स्कूल का नाम आ रहा है या कंपनी का नाम आ रहा है या मंथ लिखा हुआ आ रहा है, आप जैसे फ्रीज कर रहे हो टॉप रो को तो क्या हो रही है, वो हेडिंग वाला रो आपकी क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब तक आप शीट पे काम कर रहे हो, आप शुरू की 2 रोज हैं, 3 रोज हैं जिन पे आपकी हेडिंग्स हैं, आप उनको हाइड कर दो। जैसे मैं इन तीनों को हाइड कर देता हूं। हाइड करने से क्या होगा, वो डिलीट नहीं होगी, वक्ती तौर के लिए हाइड हो जाएगी, बाद में आ भी जाएगी। ठीक है, जब काम खत्म होगा। और मैंने इसको क्या किया, और मैं यहाँ पे फ्रीज पे गया, फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो शुरू की रो मेरी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। अब एक्सेल क्या करेगा, जो हाइड हुई है उसको कंसीडर नहीं करेगा, जो मौजूद है उसको पहली रो कंसीडर करेगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप अब दोबारा आपने रोज लेकर आनी है, अनहाइड पे राइट क्लिक करो रो नंबर पर, और इनको अनहाइड करोगे तो आपकी वो सेल्स आपके जो हाइड हुए होंगे वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, नहीं आ रहे वापस, इसको अनफ्रीज आप करोगे, अनफ्रीज करने के बाद आपने इसको अनहाइड करना है, भी आ गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को इजीली आप उसमें नेविगेट कर सकते हो। अच्छा, हाइड तो पता लग गया, आपने कोई रो हाइड करनी है, ठीक है, कोई कॉलम हाइड करना है, वो हम देख चुके हैं। अच्छा, न्यू विंडो से क्या होगा, ये भी पढ़ के आ चुके हैं हम, वर्ड में, पावर पॉइंट में डिटेल में पढ़ा है। न्यू विंडो से क्या होता है, इसी फाइल की एक नई विंडो ओपन हो जाती है। जैसे मैं क्लिक करता हूं, देखें अब यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, XLSX/2 लिखा हुआ आ रहा है। दोबारा न्यू विंडो लेता हूं तो क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पे 3 लिखा हुआ आएगा। समझ आ रही है? मतलब कि एक ही हमारे पास फाइल की कितनी कॉपीज बन चुकी हैं, 3 कॉपीज बन चुकी हैं।
अब कैसे बन चुकी है देखिए, व्यू पे जाएंगे, अरेंज ऑल करेंगे तो सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, जैसे पूछ रहा है भाई किस तरह से अरेंज करना है, टाइटल के लिहाज से करना है, ओके कर दो, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, देखें टाइटल के लिहाज से हर आपके पास फाइल का टाइटल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, टाइटल के लिहाज से अरेंज हो गई। दोबारा अरेंज पे जाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल अरेंज हो जाएगी। देखें हॉरिजॉन्टल अरेंज हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको दूसरी तरह भी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, अरेंज पे जाते हैं और इसको हम वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल इस तरह से अरेंज हो जाएगी। दोबारा विंडोज पे जाते हैं, अरेंज पे जाते हैं और इसको कैस्केड करेंगे तो एक विंडो के पीछे दूसरी विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये कैस्केड देखें, एक विंडो के पीछे दूसरी विंडो आ गई। भाई कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अगेन देखें यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड आ रहा है, आपने दो फाइल्स को कंपेयर करना है तो आप व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये साइड बाय साइड आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो, अब यहां से 3 है ना, 2 लेते हैं हम, इसको व्यू साइड बाय साइड करते हैं और यहां से हम इसको अरेंज ऑल पे जाते हैं और इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों एक साथ मूव हो रही है। मैं चाहता हूं मेरी पहली वाली शीट पर ये ऊपर का डेटा है और नीचे वाली शीट पे दूसरा डेटा है, तो यहां पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है सिंक्रोनस, आपको बता देता हूं, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ मूव होना। सिंक्रोनस के ऑप्शन को आप ऑफ कर दोगे तो अब ये दोनों अलग अलग मूव होंगी। देखो ये अलग स्क्रॉल हो रही है, अलग स्क्रॉल हो रही है, इस पे जाओगे अलग स्क्रॉल हो रही है और ये अलग अलग स्क्रॉल हो रही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसी तरह से रीसेट विंडो पोजीशन पे जाते हो, लास्ट वाले ऑप्शन पे, तो क्या करेगा, आपकी विंडोज की पोजीशन को जो स्टार्टिंग में थी डिफॉल्ट पोजीशन पे सेट कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्विच विंडोज का ऑप्शन आ रहा है, आपने कौन सी फाइल में जाना है, पहली वाली में जाना है, आपने दूसरी वाली में जाना है, तो आप क्लिक करके उस फाइल में क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में अपने काम को, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, उस पर काम करना। ठीक है, समझ में आ गई? फ्रीजिंग एंड व्यू ऑप्शन हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं सॉर्टिंग डेटा की। अब देखो डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाए, सॉर्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, सॉर्ट किसे कहते हैं, सॉर्ट किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अरे ऐसा नहीं करो यार, देखो ऐसा ऐसा तुम भी ऐसा करोगे यार, फर्स्ट टाइम सुना है यार, तुम पावर पॉइंट में असाइनमेंट करके आ गए इसका, तुम वर्ड में असाइनमेंट करके आ गए इसका, तुम कह रहे हो पहली दफा सुना है। हाँ भाई, सॉर्टिंग किसे कहते हैं? ऐड करना। ठीक है, और बताएं भाई, और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है ज़हन में? सुहेल, सुहेल नाम है ना? हाँ, क्या नाम है? सुभान, सुहान, बताओ भाई सॉर्टिंग किसे कहते हैं? क्या करना? वेरी गुड, क्या करना भाई? तरतीब देना चीजों को, क्या देना? तरतीब देना, तो ये एक सॉर्टिंग कहलाता है। अब मुझे बताओ सॉर्टिंग क्यों की जाती, पहले तो ये बताओ सॉर्टिंग का क्या फायदा होता है? डेटा में अगर मैं डेटा को सॉर्ट करने लगाऊं, तरतीब देने लगाऊं, तो इसका क्या फायदा होगा? क्या पैसे मिलेंगे? क्या होगा? कोई मेडल मिलेगा? तो ये मैं आपको ऑप्शन क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका क्या फायदा होगा, सोचें जरा, बताएं जरा। अच्छा भाई देखें, फर्ज करें कि भाई आप नॉर्मल घर में आप जाते हो, आपकी एक कपड़े रखने की अलमारी होती है, ऐसे ही है ना, कुछ कपड़े के रखने के अलग पोर्शन होता है, कुछ चीजें रखने का अलग पोर्शन होता है, कुछ चीजें रखने का अलग पोर्शन होता है। आप हर चीज को उसके पोर्शन में रखते हो, ऐसा तो नहीं होता ना मोजा इधर रखा हुआ है, ये चीज इधर रखी हुई है, टोपी उधर रखी हुई है, रुमाल उधर रखा हुआ है, सारी चीजें मिक्सअप करके रखी हुई है आपने। जब मिक्सअप करके रखोगे तो क्या होगा? ढूंढने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो यही काम सॉर्टिंग का होता है डेटा में भी। अगर आप डेटा को सॉर्ट करके रखते हो, तरतीब करके रखते हो, तो होता क्या है कि डेटा को ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर
अगर मैं इस नेम के कॉलम को क्या कर दूं, सॉर्ट कर दूं, किसके लिहाज से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो अगर मुझसे कहता है कि भाई तुम मुझे बताओ कि जैक का क्या रिजल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट जे वाले पोर्शन पे चला जाऊंगा। भाई देखो ये ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, ये जे वाला है। तो जे वाले पे जाके मैं जे वाले पोर्शन में ढूंढूंगा जैक के नाम को। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हमारे लिए तरतीब देना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि भाई ये सेल्स आ रही हैं, सेल्स को मैं तरतीब के लिहाज से, असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से मैं तरतीब दे देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाँ, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या होगा कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, सीढ़ी का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते आप फाइनल स्टेप पे जाते हो, सही है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, कम होना, ये बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़ा छोटा, 10वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी, 7वीं सीढ़ी, इस तरह से नीचे की तरफ आप आते हो। अब ये काम करना किस तरह से, तो भाई देखें, आप जिस भी कॉलम को सॉर्ट करने लगे हो, आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखो लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, आपने इस ऑप्शन में आना है। देखें आपके पास फिल्टर आपने कोई लगाना है, तो यहां पे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, फिल्टर आपका लग जाएगा, फिल्टर भी ये काम करके देगा। लेकिन आपको यहां पे कुछ डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई अगर आप इस कॉलम को A to Z सॉर्ट करना चाहते हो, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो आप ये क्या करेगा, आपसे कह रहे क्या सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हो, करना चाहते हो तो आप उसको कर दो। आप कहते हो नहीं भाई, जहां तक मैंने सिलेक्शन ली वहां तक ही सॉर्ट करो। आप सॉर्ट करोगे तो देखो ये क्या करेगा, इसने अल्फाबेट्स के लिहाज से इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब मैंने स्टूडेंट नेम को भी सिलेक्ट किया था, तो वो भी कहां चला गया, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चला गया। अब मैं दोबारा जाता हूं, स्टूडेंट नेम को नहीं सिलेक्ट करता और इसको सिलेक्ट करके मैं यहां पे सॉर्टिंग पे जाता हूं, A to Z कर देता हूं। ठीक है, समझ आ रही है? तो देखें इसने B C D, उसके बाद E नहीं था तो F नहीं था, उसके बाद J लेकर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अल्फाबेट्स नहीं है उनको हटा के उसने तरतीब से इसको क्या कर दिया है, अरेंज कर लिया। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, जी जी, क्या चीज? हाँ, क्या कह रहे हो? ये भी नहीं स्टूडेंट्स के। लेकिन देखो आपकी मैं बात समझ गया, आप ये कह रहे हो कि सर मैंने तो इसको वो किया है ना, मैंने तो इसको तरतीब दिया है, तो नंबर तो तरतीब नहीं होंगे, नंबर ही तो काम खराब हो जाएगा। समझा रही? जैसे मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहां से इसको Z to A करता हूं। अब आपने नजर रखनी क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा। देखो ऊपर 70 है, इसका बेस्टी का 70 है, तो देखना ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता। Z to A करते हैं, कंटिन्यू पे जाके ओके कर देते हैं, नहीं जा रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, 70 अपनी जगह पे मौजूद है। टी टायरिक ऊपर आ गया लेकिन नंबर चेंज नहीं हुए। इसके लिए आपने क्या करना है भाई, इसके लिए आपने फिर पूरी सिलेक्शन लेनी है, या आपने सारी सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, फिर आपने यहां पे जाना है और आपने कहना है कि भाई अब इसको आप क्या कर दो, आप Z to A सॉर्ट कर दो। अब जब Z to A सॉर्ट करोगे, अब सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी तरतीब हो जाएंगी। अब देखो अब ऑप्शन नहीं दिया एक्सेल ने आपको, अभी कोई मैसेज दिया आपको, नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी आपने क्या किया था, सारी सिलेक्शन ली हुई थी। अब ये कह रहा था कोई टेंशन की बात नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। जब ठीक जाओगे तो एक्शन कोई इंटरप्शन क्रिएट नहीं करेगा। समझ आ रही है? जैसे मैं यहां पे जाता हूं, खाली इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैं कहता हूं कि भाई A to Z लेके चले जाओ, तो देखो अब ये पूछ रहा है क्या भाई सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है आपने, तो आप इसको सॉर्ट करोगे तो अब देखो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, सारी सिलेक्शन लेके सारी चीजों को उसके लिहाज से क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से सॉर्टिंग वाला ऑप्शन क्या कर सकता है भाई, आपके बड़े काम आ सकता है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फिल्टर। सॉर्ट का समझ में आ गया। फिर देखो कस्टम फिल्टर भी आ रहा है कि भाई आपने कौन से कॉलम को आपने सॉर्ट करना है। अच्छा भाई मैं कहता हूं स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है मेरे पास, मैंने इसको सेल वैल्यूज के लिहाज से इसको मैंने सॉर्ट करना है। और किस तरह से सॉर्ट करना है,
Z टू A के लिहाज से करना है, A टू Z के लिहाज से करना है। अच्छा फिर मैं कहता हूं भाई यूनिट नंबर 1 का क्विज मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने किसके लिहाज से करना है? देखो अगर अल्फाबेट्स होंगे तो उसको A टू Z, Z टू A सॉर्ट करेगा। अगर कोई नंबर होगा सेल में तो उसको ऑटोमेटिकली बना के ले आएगा। देखो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है, समझ आ रही है? ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा? सेंस करेगा डेटा कौन सा है, मैंने किस लिहाज से उसको सॉर्ट करना है, समझ आ रही है? देखो अभी इसने A टू Z और Z टू A वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, इसने क्या दिया है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन दिया है। तो मैं कहता हूं भाई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप कर लो और मैं इसको ओके कर देता हूं। देखो इसने क्या किया? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया। अब इसने ये काम किया है कि पूरी आपकी शीट को इसने चेंज किया है, समझ आ रही है? ये पूरा जो शीट है आपके पास स्टूडेंट नेम का कॉलम था या यूनिट क्विज वाला कॉलम था, इसने नेम को सारी चीजों को क्या कर दिया? इसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करके आपको दे दिए। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? अच्छा दोबारा कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं। तो जिस कॉलम को आपने सॉर्ट करना है यहां से सिलेक्ट करके आप अपने लिहाज से इसको क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिस्ट भी आपको नजर आ रही है कि डेट के लिहाज से करना है या किसी नंबर के न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं आप, नंबर के लिहाज से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। खैर कस्टम लिस्ट में आप ना ही जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर डेट होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट सेंस कर लेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, सही है? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है, कस्टम सॉर्ट हो गया, फिल्टर की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, फिल्टर पे जाते हैं हम और फिल्टर को देखते हैं। अब देखो फिल्टर मैंने लगा दिया, फिल्टर बड़ा आसानी करता है। यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना, मुझे सिर्फ बेस्टी माइकल्स का डेटा मुझे चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन में मैं चेक लगाऊंगा तो सारे अनचेक हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ बेस्टी, कार्टर और डेक्स्टर का मुझे डेटा दो, और मैं ओके करता हूं। देखो सारे डेटा में से उन 3 का डेटा आ जाएगा, बाकी सारा डेटा मेरा क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। तो ये फिल्टर का काम होता है कि आप अपनी मर्जी की वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। या आपको 1000 लफ्ज हैं, आपके 1000 यहाँ पे एंट्रीज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि उस बंदे को कैसे सिलेक्ट करूं, तो आप यहाँ पर आप जाओ, जैसे मिसाल के बाद जोश लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दो जोशी, ठीक है? तो जोशी नाम की जितनी एंट्रीज होंगी उनको सिलेक्ट करके आपके सामने लेकर के आ जाएगा। सही है, समझ में आ गई? लेकिन सिलेक्ट ऑल से अगर स्पेसिफिक रिजल्ट को देखना चाह रहे हो, सिलेक्ट ऑल से आप यहां से हटाना है आपने। सिलेक्ट ऑल से आप चेक हटाओगे और सिर्फ उसी स्पेसिफिक बंदे पर आपने चेक लगा के आपने ओके करना है, उसी बंदे का आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास रिजल्ट सामने आ रहा होगा। भाई समझ में आ रही है? तो ये काम होता है, ये इसको आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, किसी भी कॉलम के लिहाज से वैल्यूज को आप फिल्टर करके देख सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा ये तो था नंबर के लिहाज से, एंट्रीज के लिहाज से। फिर सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो आप, ठीक है? मतलब कि आपके पास आपकी जो शीट है, डेटा है, उसमें डिफरेंट कलर्स में डेटा मौजूद है कि भाई फर्स्ट वाला यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनको आपने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। जिनकी मीडियम परफॉर्मेंस है आपने उनको येलो से हाईलाइट किया हुआ है, जिनकी बैड परफॉर्मेंस है उनको आपने रेड से किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप जाओगे, आप ये नहीं करोगे हर बंदे को टिक लगा रहे हो कि भाई ये वाला बंदे का रिजल्ट आ जाए। आप यहाँ पे जाओगे, सॉर्ट बाय कलर पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे जब आपकी शीट में कलर होगा, तो आप कहोगे कि भाई मुझे रेड वाला जो कलर है ना, रेड वाले बंदों को सॉर्ट करके दो। तो वो क्या करेगा? जितनी एंट्रीज को आपने रेड कलर दिया होगा वो आपको लेकर के आ जाएगा आपके सामने। किस तरह से इसको करके मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ओके करते हैं, सारा डेटा लाते हैं। लेट से इसको मैंने कलर दे दिया, यहाँ पे मैं जाता हूँ हाईलाइट पे, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, और लेट से इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सॉर्ट बाय कलर करता हूँ, देखो आ गया। मैं कहता हूँ भाई येलो वाले ना मुझे सॉर्ट करके दे दो, देखो सिर्फ येलो वाले मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा पिंक वाले लेते हैं। अच्छा देखो इसमें ये कर रहा है कि जोन से मेरे पास जो आप कह लो कि जिस कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है। जैसे येलो में ले रहा हूँ तो येलो वालों को ऊपर रख रहा है और बाकियों को नीचे रख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरह से कलर सॉर्ट भी कर सकते हो। फिर नो फिल आपके पास आ रहा है, नो फिल पे जाओगे तो हमारे पास नो फिल वाला यानी कि जिसपे कोई कलर नहीं होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई समझ में आ रही है?
तो इस तरह से सॉर्ट एंड फिल्टर का आप इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम को आसान बना सकते हो। फिर आपने फिल्टर्स खत्म करने हैं तो यहाँ पे क्लियर पे आओगे तो आपके फिल्टर्स क्या हो जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लो सारों को और फिल्टर पे आके आप क्लियर कर दो, या फिल्टर पे दोबारा चेक लगाओ और यहाँ से आप उसको अनचेक करके आप फिल्टर हटा सकते हो। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, ये समझ में आ गई। अभी मैं आपको एक्सेस देता हूँ, आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस